का टाइम स्टैम्प आपके पास बहुत ज़्यादा होता है। जो अभी अभी स्टार्ट हुई होती हैं, यंगर ट्रांजेक्शन होती हैं, जो अभी अभी फ्रेश स्टार्ट हुई होती हैं, जिनका टाइम स्टैम्प अभी बहुत ज़्यादा होता है। ओल्डर ट्रांजेक्शन वो होती हैं जिनका टाइम स्टैम्प स्टार्ट हुए बहुत ज़्यादा टाइम गुजर चुका होता है, तो वो ओल्डर ट्रांजेक्शन होती है। ठीक है, मतलब उनका टाइम स्टैम्प बहुत ज़्यादा कम होता है। अभी उनकी सारी की सारी चीज़ें, प्रोसेसिंग, वेटिंग सब कुछ खत्म हो चुकी होती है, बस कम टाइम स्टैम्प उनका रह जाता है। यंगर ट्रांजेक्शन का टाइम स्टैम्प ज़्यादा होगा और ओल्डर ट्रांजेक्शन का टाइम स्टैम्प कम होगा। ठीक होगी बात। अच्छा, अब वेट एंड डाई स्कीम क्या होती है, जिसको हम नॉन प्रिमिटिव स्कीम कहते हैं, कि आपके पास ओल्डर ट्रांजेक्शन जो है वो यंगर ट्रांजेक्शन का किसी भी डाटा आइटम के ऊपर रिलीज करने के लिए वेट करेगी। ठीक है, तो उस स्कीम के अंदर वो ये कि अगर उसका टाइम थोड़ा रह गया तो इसका मतलब है कि वो यंगर ट्रांजेक्शन का वेट करे, वेट डाई के अंदर। और या फिर यंगर ट्रांजेक्शन, इस सूरत में यंगर ट्रांजेक्शन जो है वो ओल्डर वंस का वेट नहीं करेगी, दे आर रोल बैक इंस्टेड। वो रोल बैक हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, क्योंकि वो अभी भी स्टार्ट हुए तो उनको रोल बैक करना आसान है, उनको खत्म करके हम रोल बैक कर सकते हैं, उनको हम डाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो वेट नहीं करेगी। समझ आ गई बात। अब ओल्डर ट्रांजेक्शन वेट कर सकती हैं। ठीक है, और ट्रांजेक्शन में डाई सेवरल टाइम बिफोर एक्वायरिंग नीडेड डाटा आइटम। तो इस दौरान आपके पास जो यंगर ट्रांजेक्शन है वो बहुत दफ़ा डाई होती है, मीन्स के वो बहुत दफ़ा रोल बैक होती हैं और अबॉर्ट होती हैं, देन दोबारा रीस्टार्ट होती हैं, क्योंकि उनका टाइम स्टैम्प अभी इतना नहीं हुआ होता, उनका फ्रेश टाइम स्टैम्प लगा होता है जो कि बहुत ज़्यादा होता है, और उन्होंने ज़्यादा टाइम लेना होता है, तो इसलिए वो ओल्डर ट्रांजेक्शन को टाइम दे देती हैं कि आप एग्जीक्यूट हो जाएं। ये वेट नहीं करेंगी बट रोल बैक हो जाएंगी। ओल्डर ट्रांजैक्शन यंगर का वेट करेंगी, ठीक है, रोल बैक नहीं होंगी, लेकिन यंगर ट्रांजैक्शन जो है वो बार बार रोल बैक हो सकती हैं पर वेट नहीं करेंगी ओल्डर ट्रांजैक्शन का। वाउंड वेट में क्या होता है कि वाउंड वेट जो है वो इस सूरत में आपके पास जितनी भी यंगर ट्रांजैक्शन आ रही है उसको फोर्सली रोल बैक करवाती है, अगर वो चाहे रोल बैक हो या ना हो, बट ये इसको बार बार रोल बैक करवाती है। और यंगर ट्रांजैक्शन में वेट फॉर द ओल्डर वन, पर वेट बाउंड के अंदर जब वो उसको नुकसान पहुंचा रही है ओल्डर ट्रांजैक्शन, तो फिर वो वेट करती है। वेट डाई के अंदर वो वेट नहीं करती है यंगर ट्रांजैक्शन ओल्डर ट्रांजैक्शन का, लेकिन वो वाउंड वेट के अंदर आपके पास यंगर ट्रांजैक्शन ओल्डर ट्रांजैक्शन का वेट करती है, और इस दौरान भी वो रोल बैक होती है देन वेट डाई। बट एज कम्पेयर वेट डाई के अंदर बहुत दफ़ा यंगर ट्रांजेक्शन आपके पास रोल बैक होती है, दोबारा से रीस्टार्ट होती है, लेकिन बाउंड वेट के अंदर वो वेट करती है, और इस सूरत में फिर वो कम जो है दफ़ा रोल बैक होती है, जितनी ज़्यादा रोल बैक वेट डाई में होती है उसकी बनस्बत। इसके बाद आपके पास जो है वो जो है जब वेट बोथ उसके अंदर वेट डाई के अंदर और वाउंडेड वेट स्कीम के अंदर, दोनों के अंदर जब आपके पास ट्रांजैक्शन रीस्टार्ट होती है, रोल बैक होती है, तो वो फिर दोबारा वापस अपने ओरिजिनल टाइम स्टैम्प को कैरी कर लेती है जहां से उसने स्टार्ट लिया था। ठीक है, और इस सूरत में जो ओल्डर ट्रांजैक्शन है, यंगर ट्रांजैक्शन तो रोल बैक होंगी, जो ओल्डर ट्रांजैक्शन है उनकी प्रेसिडेंस और न्यूअर वन होगी। अब उनकी प्रेसिडेंस ज्यादा होगी न्यूअर वन के ऊपर, जो यंगर वन आ रही है उनकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी, उनको रोल बैक नहीं किया जाएगा। और इस सूरत में फिर हम जो ओल्डर ट्रांजैक्शन है उसके लिए स्टारवेशन को अवॉइड करते हैं, ताकि हमारी किसी किस्म की कोई स्टारवेशन परफॉर्म ना हो इस सूरत में। ठीक होगी। इसके बाद आपके पास टाइम आउट बेस्ड स्कीम आती है। टाइम आउट बेस्ड स्कीम ये होती है कि हर ट्रांजैक्शन को लॉक एक्वायर करने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड होता है। उस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के बाद उसको जो है वो लॉक ग्रांट किया जाता है। ठीक है, अगर वो लॉक उसको ग्रांट नहीं किया जाता तो फिर वो ट्रांजैक्शन क्या हो जाती है, रोल बैक हो जाती है या रीस्टार्ट हो जाती है। तो इस सूरत में फिर आपके पास डेडलॉक पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, और सिंपली इम्प्लीमेंट है, ये बहुत आसान तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टाइम आउट बेस्ड स्कीम को, कि टाइम आउट हो गया बस उसके बाद उसको रोल बैक कर दो, उसको टाइम मिला उस स्पेसिफिक टाइम में, उसको लॉक एक्वायर नहीं हुआ, बस इसको रोल बैक कर दिया जाए। लेकिन इसके अंदर स्टारवेशन बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। वेट डाई के अंदर और वाउंड वेट के अंदर स्टारवेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें ओल्डर वन को प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है, प्रेसिडेंस उसकी ज़्यादा होती है। यहाँ पर उसको प्रेसिडेंस होती है जिसका टाइम बेसिस के ऊपर लॉक एक्वायर हो गया तो हो गया। ठीक है, जिसको टाइम एक्वायर नहीं हुआ वो फिर स्टारवेशन ही करता जाएगा, वो बार बार रोल बैक ही होता जाएगा, और फिर हमारे पास जो है वो इस सूरत में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि हम एक स्पेसिफिक और एक अच्छा टाइम आउट इंटरवल प्रोवाइड कर सकें किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए, जिसके अंदर रहते हुए वो बाकायदा प्रॉपर तरीके से अपने डाटा आइटम को
डाटा आइटम के ऊपर लॉक को एक्वायर कर लें। अच्छा, इसके बाद आपके पास डेडलॉक डिटेक्शन की एक टेक्निक है जिसको हम वेट फॉर ग्राफ कहते हैं। ये वेट फॉर ग्राफ है। इस वेट फॉर ग्राफ में आपको नजर आ रहा होगा कि ये नोड्स जो हैं ये आपके पास ट्रांजैक्शन है, और ये जो एजेस आपको नजर आ रहे हैं ये ट्रांजैक्शन का वेट करने के लिए, कि जिस तरफ ये एरो जा रहा है इसका मतलब ये है कि ये एरो ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये T17 जो है वो T18 का वेट कर रही है। इसी तरह T19 जो है वो T18 का वेट कर रही है, और T19 का वेट कौन कर रहा है? T17 वेट कर रहा है। तो जब सबसे पहले जिसका जो ट्रांजैक्शन वेट कर रही होती है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, वो सबसे पहले अपनी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करेगी। जब देन वो कमिट करके खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर जो जो वेट कर रही थी उसकी बारी आएगी और वो अपना ट्रांजैक्शन की एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगी। अब जब हम डेडलॉक की डिटेक्शन करते हैं तो डेडलॉक की डिटेक्शन में क्या होता है कि आपके पास दो किस्म के डेडलॉक अभी आ रहे हैं, अब ग्राफ्स आ रहे हैं। एक वो जिसमें साइकिल आ रहा है, एक वो जिसमें साइकिल आ रहा है, एक वो जो विदाउट साइकिल है। जब आपके पास साइकिल क्रिएट हो जाता है, मींस कि एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके ऊपर सारी की सारी ट्रांजैक्शन डिपेंडेंट है, और वो ट्रांजैक्शन फिर उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है, जो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती हैं ट्रांजैक्शन, तो एक साइकिल बन जाता है। उस साइकिल की सूरत में आपके पास ट्रांजैक्शन एक दूसरे का वेट ही करती रह जाती हैं, और फिर आपके पास डेडलॉक अपीयर हो जाता है। तो ये आपके पास वो वेट फॉर ग्राफ है जिसमें आपके पास वो शो करता है कि जो पेयर आप जी यूज करते हैं उसमें वी एज अ वर्टिस, सेट ऑफ वर्टिसेस ऑल ट्रांजैक्शन को जो जाहिर किया जाता है, ये आपके पास वी से जाहिर हो रही है ट्रांजैक्शन। और ये जो एजेस हैं, ये डायरेक्टेड एजेस जिसको कहते हैं, जिस तरफ जो ट्रांजैक्शन डायरेक्ट हो रही है, इसको हम ई से जाहिर करते हैं, डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आप देख रहे हैं कि when T1 अब इसमें आप देख रहे हैं कि when Ti request a data item currently being held by the Tj, then then the edges will be gone as Ti to Tj inserted for wait for graph, and this edge is removed when Tj is no longer held। अब ये edge तब remove होगा, मतलब ये जो डायरेक्टेड एज है, ये डायरेक्टेड एज तब रिमूव होगा जब इसकी ट्रांजैक्शन खत्म हो जाएगी। जब ये ट्रांजैक्शन आपके पास खत्म हो जाएगी, फुली कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर ये एजेस इसके खत्म हो जाएंगे, इन इसके ऊपर जो डिपेंडेंसी है इन इन दो ट्रांजैक्शन की, ये खत्म हो जाएगी, और फिर इनकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। अब सिस्टम का डेडलॉक यही होता है कि मैंने आपको, जब आपके पास ग्राफ में साइकिल्स आना शुरू हो जाते हैं और मस्ट इन्वोक का डेडलॉक, फिर हमें इस साइकिल्स के दौरान अपने डेडलॉक को डिटेक्ट करना जरूरी होता है हमारे लिए, और पीरियोडिकली हम बार बार चेक कर रहे होते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा साइकिल तो नहीं क्रिएट हो रहा डिफरेंट ट्रांजैक्शन का जो आपस में आकर डेडलॉक क्रिएट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास कोई साइकिल क्रिएट नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ T17 T18 का वेट कर रही है, और T18 जो है वो T20 का वेट कर रही है एग्जीक्यूट होने के लिए, और T20 T19 का वेट कर रही है। तो T19 जो है वो T18 का, अब यहाँ पर आपके पास साइकिल बन चुका है ये पूरे का पूरा। जब ये साइकिल क्रिएट हो गया तो इट्स मीन कि आपके पास ये डेडलॉक अपीयर हो गया। अब ये डेडलॉक तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम इनमें से किसी एक ट्रांजैक्शन को रोल बैक नहीं कर देते, या कोई भी एक ट्रांजैक्शन हम इसमें से अबॉर्ट नहीं कर देते, खत्म नहीं कर देते। डेडलॉक की रिकवरी के लिए आपके पास तीन चीजें सामने आती हैं। एक आपका ये होता है कि एक ऐसी ट्रांजैक्शन जो ऊपर आपके पास ये डेडलॉक बना, उसमें से आपने कोई एक ऐसी ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करनी होती है जिसको आपने विक्टिम कंसीडर करना होता है। विक्टिम मीन्स कि आपने उसको रोल बैक करना है। ठीक है, वो हमारे लिए एक विक्टिम हो गया। और वो रोल बैक भी इस सूरत में करना होता है कि आपने चेक करना है कि वो विक्टिम ट्रांजैक्शन जो है उसकी कॉस्ट कोई ज़्यादा तो नहीं है, या मतलब उसमें कोई ज़रूरी या इंपॉर्टेंट डाटा तो नहीं पड़ा हुआ जिसको वो प्रोसेस करने जा रहा है। ठीक है, तो फिर आप उसको इजीली अबॉर्ट कर सकते हैं, या उसका जो मेथड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, तो आप उसको विक्टिम बना लेते हैं। तो ऐसी ट्रांजैक्शन को आप विक्टिम बनाते हैं जिसकी मेथडोलॉजी, जिसका मैकेनिज्म कोई कॉस्टली नहीं है, या कोई इतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है जो आपको प्रॉब्लम नहीं दे सकता, तो आप उसको इजीली रोल बैक कर सकते हैं। अब रोल बैक आपके पास जो है वो यहाँ पर हो जाते हैं। फिर देन आप उसको जब सेलेक्ट कर लेते हैं विक्टिम को, विक्टिम के बाद फिर आप उसको क्या कर लेते हैं, रोल बैक कर लेते हैं। रोल बैक अबॉर्ट कर देते हैं, या फिर आप उसको रीस्टार्ट कर देते हैं। एंड मोर इफेक्टिवली टू रोल बैक अ ट्रांजेक्शन ओनली आफ्टर अ नेसेसरी टू ब्रेक डेडलॉक। और हमारे लिए रोल बैक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक सिंगल ट्रांजेक्शन का, ताकि हम डेडलॉक से बाहर निकल सकें। ठीक होगी बात। उसके बाद फिर आपके पास स्टारवेशन भी आ जाती है अक्सर औकात, कि आप एक ट्रांजेक्शन ऐसी है जिसको आप बार बार विक्टिम बनाते जा रहे हैं और बार बार उसको रोल बैक करते जा रहे हैं, तो फिर उसमें स्टारवेशन आना शुरू हो जाती है। तो फिर हमने ऐसी चीज़ों से
कॉस्ट फैक्टर की बेसिस के ऊपर अवॉइड करना है कि हम स्टारवेशन क्रिएट ना करें, हम बार बार उसी सेम ट्रांजेक्शन को रोल बैक ना करें जिसको हम पहले एक दफा कर चुके हैं, ताकि हम स्टारवेशन से बच सकें।